नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को आश्वस्त किया कि नए कृषि सुधार अधिनियम उनके हित में हैं। किसानों के साथ चौथे दौर की वार्ता कल नई दिल्ली में होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड की रोकथाम के लिए बाजारों में सुरक्षा उपायों की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94% से अधिक हुई। तूफान बुरेवी के आज रात श्रीलंका में त्रिंकोमाली के निकट पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने शनिवार तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा। और क्रिकेट में कैनबरा में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में 13 रन से हराया। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा है कि संसद में पारित 3 नए कृषि कानून उनके हित में हैं। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि अगर किसानों को इन कानूनों पर कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करने को तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें प्रदर्शन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि इससे नागरिकों को कठिनाई होती है। कुछ विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन जब तक क्लॉज वाइज क्लॉज एक्ट पर चर्चा न हो और वो एक्ट कैसे किसानों के विरुद्ध है, उसका कौन सा क्लॉज विरुद्ध है, वो तभी तो दिशा आगे बढ़ेगी। सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। सरकार और किसानों के प्रतिनिधिमंडल के बीच चौथे दौर की बातचीत कल होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कल नई दिल्ली में पंजाब के किसान संघों के प्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर बैठक की। इस बैठक में श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इस दिशा में कृषि से संबंधित 3 नए कानून लागू किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह एक भ्रम है कि इन कृषि सुधार अधिनियम के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद बंद हो जाएगी, जबकि वास्तविकता यह है कि एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी और किसान अपनी उपज को एमएसपी दर पर बेच सकते हैं। सरकार ने पिछले 5 वर्षों में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए एमएसपी में पर्याप्त वृद्धि की है। धान के फसल में सरकार ने पिछले 5 वर्षों में एमएसपी में 2.4 गुना की वृद्धि की है। धान पर किसानों को दिया गया वास्तविक भुगतान वर्ष 2009 से 2014 के 2,06,000 करोड़ की तुलना में 4,95,000 करोड़ रुपए रहा। वहीं गेहूं के एमएसपी भुगतान में पिछले 5 वर्ष में 1.77 गुना की वृद्धि हुई। इस दौरान गेहूं पर किया गया एमएसपी भुगतान 2009 से 2014 के 1,68,000 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 3 लाख करोड़ रुपए रहा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसानों का कल्याण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रतिवर्ष कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में एहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इसके अनुसार कोरोना नियंत्रण क्षेत्र में बाजार बंद रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे वहां दुकानों को पहले से ही सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। दुकानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा। दुकानों को
दुकानदारों को दुकानों के अंदर और बाहर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए निशान बनाने की सलाह दी गई है। देश में कोविड संक्रमण रोकने में सफलता मिली है। लगातार 25 दिनों से नए संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36,600 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 501 लोगों की मौत हो गई। लगभग 43,000 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में अब तक लगभग 90 लाख लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 94.03% तक पहुंच गई है। इस समय देश में केवल 4,28,644 ही कोविड मरीज हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का केवल 4.51% है। इस संक्रमण से होने वाली मौतों की दर भी घटकर 1.45% रह गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 14,24,46,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि जांच में तेजी लाने, प्रारंभिक स्तर पर संक्रमण की पहचान करने और मरीजों को पृथक से कोविड का प्रभावी इलाज संभव हुआ है। देश में इस समय प्रति 10 लाख की आबादी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक से 5 गुना परीक्षण किए जा रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की एक प्रयोगशाला से शुरू होकर अब देश में 2,172 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। देश में प्रतिदिन 15 लाख नमूनों की जांच की क्षमता हो गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कोविड-19 के सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की नीति बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया। एक रिपोर्ट। गुजरात उच्च न्यायालय ने आज अनिवार्य मास्क और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए। अदालत के निर्देशों के अनुसार कोविड के नियमों के उल्लंघन करने वाले ऐसे लोगों के लिए कोविड देखभाल केंद्रों में गैर चिकित्सा सामुदायिक सेवा आवश्यक बनाई जाए। ऐसे लोगों को 5 से 15 दिनों की अवधि के लिए प्रतिदिन 4 से 6 घंटे सामुदायिक सेवा की सजा देने की सिफारिश की है। यह सजा कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए लगाए गए नगद जुर्माने के साथ अतिरिक्त रहेगी। उच्च न्यायालय के अनुसार अनिवार्य मास्क के नियम को कड़ाई से लागू करने से ही कोविड-19 जैसी महामारी के प्रसार को रोका जा सकता है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इंग्लैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कोरोना के टीके के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसका उत्पादन अगले सप्ताह शुरू हो जाएगा। इंग्लैंड की स्वास्थ्य नियामक एजेंसी ने बताया है कि ये टीका 95% तक सुरक्षा प्रदान करता है। इस टीके का विकास अमरीकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की दवा कंपनी बायोनटेक ने मिलकर किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में बताया कि उन्होंने ओमान में रह रहे भारतीयों की कोरोना काल में की गई देखभाल के लिए उनका आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सहित द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने लोगों से बदलते मौसम में अधिक सतर्क रहने और भीड़-भाड़ वाले इलाके में न जाने की अपील की है। ये एक बहुत जरूरी चीज है कि चाहे बाजार हो, चाहे त्योहार हो, भीड़ भाड़ वाले जितने भी इलाके हैं उनमें हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। बिल्कुल अति आवश्यक हो तो जाना चाहिए। उस समय बाजार जाएं जिस समय भीड़ भाड़ कम हो। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज की थोड़ा सा हमें रीइन्फेक्शन होने के चांसेस हो रहे हैं। दूसरा, वैक्सीनेशन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और तीसरा, ठंड में की दिक्कत होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हमें बहुत बच करके रहना है। बाजारों से तो बहुत दूर रहें जब तक कि बहुत अति आवश्यक ना हो। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-2331
4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत PM जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और E-कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र में अक्टूबर और सितंबर की तुलना में नवंबर में कोविड के मरीजों और इससे होने वाली मौतों की संख्या में लगभग 50% की कमी आई है। साथ ही नवंबर में सक्रिय मामलों की दर अप्रैल की तुलना में कम थी। हालांकि राज्य में नए मामले फिर से बढ़ रहे हैं, जिस पर राज्य सरकार सतर्क हो गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। अक्टूबर में महाराष्ट्र में कोविड-19 के 2,93,960 मामले दर्ज किए गए, जो नवंबर में 50.5% घटकर 1,45,490 हो गए। वहीं अक्टूबर में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के 7,249 मामले दर्ज किए गए थे, जो नवंबर में 49.09% घटकर 3,690 हो गए। सितंबर की तुलना में नवंबर में सकारात्मक मामलों और मृत्यु दर में गिरावट और भी तेज हुई है। इसके अलावा राज्य निगरानी अधिकारी प्रदीप अवाटे ने कहा कि नवंबर में कोविड-19 सकारात्मक दर 7.7% थी, जो अप्रैल महीने के मुकाबले कम है। अप्रैल में यह दर 8% थी। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस महीने की शुरुआत में जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया था और दिवाली के बाद कोविड-19 संक्रमण की संभावित दूसरी लहर की चेतावनी दी गई थी। बहरहाल अभी तक कोविड-19 मामलों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में कोविड के मरीज 5,000 से कम हो गए हैं। राज्य में अब तक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,20,000 तक पहुंच गई है, जिनमें से लगभग 3,13,000 उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई के साथ ही देश के गरीबों की मदद के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत महिलाओं, गरीबों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद सहायता की घोषणा की है। एक रिपोर्ट। जब देश महामारी से लड़ रहा था, तब देश गरीबी से भी एक लड़ाई लड़ रहा था। यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि यह महामारी गरीबों के लिए घातक न बन जाए। करीब 13 करोड़ मुफ्त उज्ज्वला गैस सिलेंडर गरीबों के घरों तक पहुंचाए गए। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक हर महीने मुफ्त अनाज और दालें मिली। जहां कहीं भी कैश ट्रांसफर किया गया, वो सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचा, बिना किसी बिचौलिए की। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। कर्नाटका में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय स्टेट बैंक ने जल संभर विकास और जनजातीय विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों को रियायती दरों पर वित्तीय सुविधा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका लक्ष्य कर्नाटका के 28 जिलों में 260 किसान संगठनों के 45,000 लाभार्थियों की सहायता करना है। इसमें स्व सहायता समूहों और संयुक्त उत्तरदायी समूहों के 8,500 लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। आज हुए समझौते के अंतर्गत स्टेट बैंक को स्व सहायता समूहों को डिजीकृत और राज्य भर में ई-शक्ति पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करेगा। बैंक की प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाएं इसके लिए प्रतिवर्ष वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेंगी। देश में कोविड के कारण लॉकडाउन जल्द ही लगा दिया गया और इसके बाद आर्थिक गतिविधियां भी तुरंत शुरू कर दी गईं।
इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई सितंबर महीने के 56.8 की तुलना में अक्टूबर में बढ़कर 58.9 हो गया। ये एक दशक में सबसे अधिक आंकड़ा है। अक्टूबर में पीएमआई सर्विसेज सूचकांक भी बढ़कर 54.1 पर पहुंच गया, जो बाजार में सुधार के संकेत देता है। इससे 7 महीने से आ रही मंदी का दौर समाप्त हो गया और बाजार में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को आश्वस्त किया है कि नए कृषि सुधार अधिनियम उनके हित में हैं। किसानों के साथ चौथे दौर की वार्ता कल नई दिल्ली में होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड की रोकथाम के लिए बाजारों में सुरक्षा उपायों की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94% से अधिक हुई। चक्रवाती तूफान बुरेवी के आज रात श्रीलंका में त्रिंकोमाली के निकट पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने शनिवार तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान की चुनौतियों से निपटने के लिए तमिलनाडु और केरल को सभी मदद देने का आश्वासन दिया। और क्रिकेट में कैनबरा में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में 13 रन से हराया। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी के लिए सुने हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और सायं 8 बजे हिंदी में, और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार जारी है। ये संकेत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में निवेश के रुख से मिले हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्थायित्व में निवेशकों के विश्वास को दर्शाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 माह अक्टूबर और नवंबर में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी की वसूली लगातार दूसरे माह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रही है। नवंबर में जीएसटी की वसूली 1,04,963 करोड़ रुपए हुई, जिसमें वार्षिक आधार पर 1.4% वृद्धि हुई। देश में पिछले 3 महीनों से जीएसटी की वसूली में निरंतर बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि कोरोना महामारी और उसकी रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के बाद देश में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कचरे से चलने वाले 11.5 मेगावाट की क्षमता के बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी। राज्य में ये पहला बिजली संयंत्र होगा जो नगरपालिका के 600 टन कचरे को 11.5 मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बिजली संयंत्र मौजूदा पावर ग्रिड में 8 करोड़ 6 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। बेंगलुरु में हर दिन 5000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा होता है। बृहद बेंगलुरु महानगरपालिका और कर्नाटका पावर कॉरपोरेशन मिलकर कूड़े से बिजली तैयार करने की योजना में शामिल हैं। भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 35% इंसेंटिव देती है। मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी है कि 260 करोड़ लागत में योजना 222 तक तैयार होगी। इसके आरंभ होने से नगरपालिका कूड़ा साफ करने के खर्च में हर साल 14 करोड़ रुपया बचा पाएगी। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होगा और भूजल खराब नहीं होगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के उचित और उत्तरदायी मूल्य निर्धारण का पक्षधर है। आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि एकाधिकार के जमाने लद गए हैं और अब उत्पादकों को उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया की प्राथमिक ऊर्जा का केवल 6% उपयोग कर रहा है और ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत अब भी वैश्विक औसत का 1/3 है। उन्होंने कहा कि मजबूत आर्थिक विकास से प्रेरित होकर वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2040 तक लगभग 11% हो जाएगी। अंडमान निकोबार में 7वीं आर्थिक जनगणना के अंतर्गत प्रत्येक घर और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के आंकड़े एकत्र करने का काम किया जा रहा है।
CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने मोबाइल एप्लीकेशन पर आंकड़े एकत्रित करने के लिए पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहले चरण के तहत दक्षिणी अंडमान जिले में इसका काम चल रहा है। बाद में उत्तर और मध्य अंडमान निकोबार में भी ये काम शुरू किया जाएगा। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय ने नागरिकों से अपनी वास्तविक जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है। सुदूर द्वीपों में रहने वाली आबादी और 90% से अधिक लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के कारण जनगणना का काम थोड़ा कठिन है। भारत और रूस ने आज मॉस्को में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे और हाल के घटनाक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। रूस ने 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य बनने का स्वागत किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। चक्रवाती तूफान बुरेवी के अगले कुछ घंटों में श्रीलंका में त्रिंकोमाली के पास समुद्री तट से टकराने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार तट को पार करने के बाद ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और कल इसके मन्नार की खाड़ी में पहुंचने की उम्मीद है। तूफान कल दोपहर तक रामेश्वर के निकट पंबन के पास केंद्रित रहेगा। बाद में ये कन्याकुमारी और पंबन के बीच दक्षिणी तमिलनाडु तट को पार करेगा। इसके प्रभाव से तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में कल कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेगा और इसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। समुद्र में खराब मौसम के कारण मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि वे इस दौरान समुद्र में मछली पकड़ने न जाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों से कहा है कि वे कल तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और पूर्वी श्रीलंका तट से समुद्र में न जाएं। केरल में चक्रवात बुरेवी की वजह से आज और कल तेज वर्षा होने की संभावना है। राज्य के 4 दक्षिणी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोगों से बेहद सतर्क रहने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पट्टनमथिट्टा, आलप्पुझा, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की है। समुद्र में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की संभावना है। केरल के तटों पर 5 दिसंबर तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य के दक्षिण भाग के निचले क्षेत्रों, भूस्खलन संभावित इलाकों, तटीय क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में चक्रवात से निपटने की स्थिति और प्रबंधों का जायजा लिया। श्री विजयन ने कहा कि नौसेना, तटरक्षक, वायुसेना, राष्ट्रीय तथा राज्य आपदा मोचन बल और विभिन्न सरकारी विभाग बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लोगों को सावधान रहने, आपातकाल किट साथ रखने और आपात स्थिति में राज्य कंट्रोल रूम 1077 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल और तमिलनाडु में तूफान बुरेवी की स्थिति के बारे में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी से बातचीत की है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने केरल को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ फोन पर बातचीत में राज्य में तूफान के बारे में विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की कामना की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 13 रन से हरा दिया है।
कैनबरा में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 302 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवर में 289 रन ही बना सकी। हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच जबकि स्टीव स्मिथ को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैचों में जीत दर्ज कर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने बताया है कि पंच और सरपंच की रिक्त सीटों के उपचुनाव के लिए दूसरे चरण में कल हुए मतदान में 65.54% और 52.24% वोट डाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में 343 रिक्त सीटों में से कश्मीर डिवीजन में 317 और जम्मू डिवीजन में 26 सीटों के लिए मतदान हुआ। पंच पद के लिए जम्मू डिवीजन में 79.25% और कश्मीर डिवीजन में 63.92% वोट पड़े, जबकि सरपंच की रिक्त सीटों के लिए हुए उपचुनाव में 52.25% मतदान हुआ और दूसरे चरण में 83 निर्वाचन क्षेत्रों में, जिसमें कश्मीर से 62 और जम्मू डिवीजन से 21 शामिल थे। जम्मू डिवीजन में 71.19% मतदान दर्ज किया गया, वहीं कश्मीर डिवीजन में 44.72% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संविधान के अंतर्गत प्रदत्त आरक्षण नीति को बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस बात को लेकर सवाल उठाए गए थे कि क्या नई शिक्षा नीति में आरक्षण जारी रहेगा। श्री पोखरियाल ने कहा कि इस बात पर संदेह जताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के शैक्षणिक परिदृश्य में आरक्षण के प्रावधानों को कमजोर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई, नीट, यूजीसी नेट तथा इग्नू की परीक्षाओं को शिक्षा नीति की घोषणा के बाद आयोजित किया गया और शैक्षिक संस्थानों में नियुक्तियों की प्रक्रिया भी पूरी हुई, लेकिन सरकार को आरक्षण के प्रावधानों को लेकर अभी तक एक भी शिकायत नहीं मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मलेरिया को नियंत्रित करने के मामले में भारत ने उल्लेखनीय कार्य किया है। संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार इस रोग से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक भारत है, जहां 2018 की तुलना में 2019 में 17.6% की कमी हुई। भारत में क्षेत्रवार मामलों में भी काफी कमी आई है और वर्ष 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 71.8% कमी आई है और इससे होने वाली मौतों का प्रतिशत भी गिरा है। देश में मलेरिया उन्मूलन के प्रयास 2015 में शुरू किए गए और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन के लिए 2016 में राष्ट्रीय नीति बनाई। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने देहरादून में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष योजनाओं के लाभार्थियों को सुकन्या समृद्धि योजना पासबुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड और बचत खाता पासबुक वितरित किए। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरा या धुंध छाई रहेगी और बाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चेन्नई में हल्की बारिश हो सकती है, न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के रहने की संभावना है। कोलकाता में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोहरा या धुंध छाई रहेगी और बाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। लेह में आसमान साफ रहेगा और दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को आश्वस्त किया कि नए कृषि सुधार अधिनियम उनके हित में हैं। किसानों के साथ चौथे दौर की वार्ता कल नई दिल्ली में होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड की रोकथाम के लिए बाजारों में सुरक्षा उपायों की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94% से अधिक हुई।
तूफान उरेवी के आज रात श्रीलंका में त्रिंकोमाली के निकट पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने शनिवार तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।